मैं अपनी बुक्स पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के दौर में हर चीज़ पे बात होती है, किताबों पे बहुत कम बात होती है और अपनी किताब पे बात करना वैसे भी अच्छा लगता है, तो आई वांट टू टॉक अबाउट माय बुक्स, दैट्स पॉइंट वन। और थोड़ी सी बातचीत में रीडिंग एंड राइटिंग पे करूँगा, बिकॉज दैट्स वन एरिया वेयर आई वर्क अ लॉट, है ना, कि क्यों रीडिंग राइटिंग जरूरी है और क्यों मुश्किल है और क्यों होनी चाहिए, कैसे की जाए, है ना, मे बी सम। और मैं चाहूँगा कि आप सवाल ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो आई स्टार्ट विद माई बुक्स। मेरी 4 किताबें, जिनमें से अभी 2 अवेलेबल हैं और 2 प्रिंटिंग में चल रही। जो इस साइड को आपको दिख रही किताब, जिसका नाम है 2020 ऑफ लाइफ, और यंगस्टर्स इसलिए पसंद है बिकॉज इसमें 20 चैप्टर है, जिसका नाम है 2020 ऑफ लाइफ। सो देयर आर 20 चैप्टर इन दिस, और बहुत ही रिलेटेबल किताब है। इफ़ आई टेल यू सम चैप्टर्स, अगर आप मुझे हाथ उठा के बताइए कि आप इस चैप्टर से रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे इसमें एक चैप्टर है एग्जामोफोबिया, एग्जाम से थोड़ी घबराहट होती है, जिनको होती है दे कैन रेज देयर हैंड लाइक दिस। Yes, so this is a chapter like this. एक और बहुत पॉपुलर चैप्टर है, that's called makeup after breakup. So breakup is very painful, all of you agree. So it's a very light book for the youngsters life. There are some deep chapters also, जैसे एक चैप्टर है questions on death, life and almighty. कई लोग होते हैं जो काफ़ी सोचते हैं लाइफ के बारे में कि क्या ईश्वर है कि नहीं है, पता नहीं, है ना, डेथ के बाद क्या होगा, देयर आर मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट। सो इस तरह के डिफरेंट चैप्टर है। कई लोगों में सोशल कंसर्न होते हैं, यंग एज में अगर आप चाहते हैं सोसाइटी को भी करना तो क्या करें, कैसे करें, है ना। सो इस ढंग के डिफरेंट 20 चैप्टर बनाए थे हमने, जो नॉर्मली कोई भी यंगस्टर होता है वो जो सोचता रहता है। दैट्स वन ऑफ द बुक्स। जो दूसरी किताब है जिससे मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, आई फिनिश ऑन द बुक्स एंड देन वी कैन टेक क्वेश्चंस, जो आप बीच में देख पाएंगे, जिसका नाम है कोमोटोस, है ना। सो इट्स अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, इसमें 7 कहानियाँ टोटल। और इस बुक का थीम ये है कि देखिए, हम 5 साल से 18-19 साल तक जो जीवन जीते हैं, उसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा असर होता है। हम बन चुके होते हैं एक तरह से 18-19 साल तक। उसके बाद फिर हम सिर्फ उन सपनों का, उन ख्वाहिशों का, उन इच्छाओं का पीछा कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो वक्त होता है हमारे, चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको समझना। इस बुक में 7 कहानियाँ जो है बेसिकली वो उस अवस्था की हैं। कई कहानियाँ फ्लैशबैक में, यानी 20 साल के बाद, लेट्स से यू आर इन 50s एंड देन यू थिंक अबाउट योर 18 years old, व्हेन यू आर 18 years old। तो उस दिन की 7 कहानियाँ जिनका मकसद यही है कि लोग सोच पाएँ कि ये अवस्था कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। कई बार इस एज में सोच नहीं पाते। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। उसके अलावा 7 कहानियों की अलग थीम है, जैसे एक थीम जो रिलीजन कह रहा हूँ, कि कैसे रिलीजन हमारे ऊपर कितना बड़ा असर करता है उस दौर में, और हम ना जानते हुए भी सोसाइटी कैसे प्ले करती है। उसी तरह एक जो कहानी है वो रिलेशनशिप और पॉवर्टी के अराउंड है, एक कहानी ऑनलाइन एडिक्शन के अराउंड है। ऐसे 7 कहानियाँ, एक कहानी मैं आपको नरेट करता हूँ, आप मुझे बताइएगा आपको कैसे लगी। ये जो कहानी, जो जिसकी टाइटल कहानी है, जिसका नाम है कोमोटोस, एंड लेट मी सी हाउ गुड यू आर एज अ लिसनर। आपको कहानी के में ये पता करना है कि इसका टाइटल कोमोटोस क्यों। ओके, द नेम ऑफ द कोमोटोस मीन्स कोई व्यक्ति जो कोमा में चला जाता है ना, उसको हम कोमोटोस कहते हैं, इंग्लिश वर्ड, ठीक है। कहानी की जो सेटिंग है वो साउथ इंडिया की। 3 किरदार, एक व्यक्ति है जो दिल्ली में अपनी पढ़ाई फिनिश करता है, उसके बाद वो साउथ में चला जाता है जॉब के लिए। जैसे भी जॉब ज्वाइन करता है उसे रियलाइज होता है कि यहाँ तो बहुत पॉलिटिक्स है ऑफिस में, और एवरीवेयर देयर पीपल देयर पॉलिटिक्स। तो वो अपनी नाइट शिफ्ट लगवा लेता है, तो शाम को 8-9 बजे ऑफिस जाता है और सुबह 7 बजे वो वापस आता है। एक और रीज़न है उसका नाइट शिफ्ट लगवाने का, बिकॉज उस उम्र में वो 27 साल का व्यक्ति, और उसका नाम है मतन, है मतन नाम है उसका, और 27 साल का। और वो इसलिए नाइट शिफ्ट लगा लेता है क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता है उस लड़की की दिन की शिफ्ट होती है। सो इस बहाने उससे मिल सकता है। तो उसका शेड्यूल ऐसा होता है कि वो 7 बजे सुबह आ जाता है ऑफिस से, आके सो जाता है। 12-12:30 बजे जिस लड़की से वो प्यार करता है, उस लड़की का नाम है फिरदौस उसके रूम में आती, नॉक करती, और 12 बजे के आसपास वो रूम खोलता है। वो जो लड़की है फिरदौस, को एक इंजीनियर है बेसिकली, है ना, लेकिन वो बहुत ही आर्टिस्टिक टाइप लड़की है। जब भी उसके कमरे में आती है वो कुछ ना कुछ स्केच बनाती है, कभी अपना बनाती है, कभी उसका बनाती है, कभी दोनों का बनाती है, कभी अपने पेरेंट्स का बनाती है, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप है। आएगी तो अपना ID कार्ड एक किनारे,
फ़ोन का चार्जर एक किनारे, कान के झुमके एक किनारे, वेरी आर्टिस्टिक टाइप है वो इंजीनियर, उसका नाम क्या है फिरदौस। और 3 बजे वो चली जाती है अपने ऑफिस को, क्योंकि उसकी शाम की शिफ्ट है। तो 12 बजे आती है, 12:30 बजे, और 3 बजे वो चली जाती है। एंड शी इज इन डीपली इन लव विद दिस पर्सन, ये दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं। 4:30 बजे उसके दरवाजे फिर से नॉक होता है, और 4:30 बजे एक 7 साल का बच्चा, जिसका घर का नाम है कोडी, निकनेम होती है, उसको प्यार से कोडी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? कोडी। तो 6:30 बजे कोडी आ जाता है। कोडी जो है 6:30 7 साल का बच्चा। और छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो आपने देखो ना 3 पहिए वाले, व्हाट डू कॉल इट, 3 पहिए वाले मोटर बाइक से चलाते हैं। तो जब पहली बार आता है तो उसका वो मतन पूछता है कि ये क्या है, ये तुम ये मोटर बाइक चलाने। और वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है घर की, फर्स्ट फ्लोर पे छत होती है, तो नॉर्मली शहर में पेंट हाउस बोलते हैं उसे, खुला सा एक बड़ा सा कमरा, खुली सी जगह। तो खुली सी जगह में वो वहाँ पे अपनी मोटर बाइक चलाता है, और वो उसी घर के नीचे रहता है अपनी मम्मी के साथ, है ना। 7 साल 7:30 बजे आता है स्कूल से। तो कोई पहली बार पूछता है कि तुम्हें मोटर बाइक चलाने है? तो कहता नहीं, ये मोटर बाइक नहीं, तो मेरी बस है। अच्छा बस से? हाँ। तो नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा होगा प्राइवेट बस के कंडक्टर कैसे आवाज़ देते हैं ना, पालनपुर नगरोटा ऐसे। तो वो उसके साथ उसका कंडक्टर बन जाता है कि चलो तुम बस चलाओ और मैं आवाज़ दूंगा। तो वो ड्राइवर बन के बस चला रहा है कोडी, और ये बंदा उसके लिए मदद कर रहा है, आवाज़ दे रहा है। तो ये गेम खेलते हैं, और बच्चा बहुत ही खुश होता है। फिर वो हर रोज़ आना शुरू हो जाता है, और हर रोज़ आधे घंटे 4:30 बजे से 5:30 बजे वो उसकी घर की छत पे क्या चल रहा है, गेम चल रहा है, जिसमें ये ड्राइवर बन के ये गाड़ी चला रहा है और ये कंडक्टर बन के, एंड इट बिकम्स ए डेली अफेयर। और कई बार आप किसी के साथ लगातार टाइम स्पेंड करते तो आपको ना उसकी आदत सी पड़ जाती है। तो शाम को जब वो अपने ऑफिस की बस में जा रहा होता है, अपने ऑफिस को 8-9 बजे, तो कई बार उसे लगता है कि वो बस की सीट पे कौन बैठा है, कोडी बैठा। इस लेवल पे इनफेक्ट फिरदौस को भी मालूम पड़ गया कि कोडी है, एक लड़का है जो, एंड कोडी इज वेरी टॉकेटिव, बहुत बात करता है, बस के अराउंड ही बातचीत चलती है। एक दिन क्या होता है, कोडी की स्कूल में छुट्टी है, और कोडी जो है वो 4:30 बजे की बजाय वो 1:30 बजे आता है। अब जब वो नॉक करता है डोर पे, तो देखता है कि दरवाजा कौन खोलता है, फिरदौस खोलता है। अब जब फिरदौस खोलती है तो वो थोड़ा घबरा सा जाता है कि ये कौन है। तो फिरदौस बहुत कोशिश करती है उससे बात करने की, कि उसकी लोकल भाषा में बात करने की कोशिश करती है, वो बिल्कुल बात नहीं करता। जब फिरदौस उससे ये पूछती है कि तू मुझे अपनी बस में बिठा के लेके जाएगा, तो वो तैयार होता है, और फिर उन तीनों की दोस्ती हो जाती है। तो उस दिन क्या होता है कि नॉर्मली तो हर दिन एक ड्राइवर और एक कंडक्टर हुआ करता था, उस दिन उनको कौन मिल जाती है, पैसेंजर। तो उस दिन फिरदौस पैसेंजर बन जाती है और ये खेल खेलते हैं। अब उस दौरान जब वो ये चल रहा है, ऑल ऑफ सडन ये जो मतंग है, इसको रियलाइज होता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब इज दिस रियल, क्या ये असली जिंदगी मेरी, क्योंकि चल तो रहा है वो सोचता है कि असली जिंदगी, बिकॉज ये 3 लोग बिल्कुल अलग, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। ये जो बच्चा है कोडी, इसका बैकग्राउंड ये कि 7 साल का क्रिश्चियन बच्चा है, आज तक कभी बस में नहीं बैठा, संडे के दिन चर्च जाता है पैदल घर के बाजू में। वो उसके फादर बेसिकली एक टूरिस्ट बस के ड्राइवर थे, जो गोवा तक की बस चलाते हैं। जब ये वीकेंड पे पापा घर आते थे, वो बहुत सारी बात करते थे पापा से, कैसी बस है, बस में क्या होता है, ये होता है, सब कुछ पूछता था। एंड वन डे हिज फादर डाइज इन ए रोड एक्सीडेंट, फादर की डेथ हो जाती है। जब सिमेट्री पे उनको से बुलाया जाता है कि पापा की सिमेट्री पे जाके आप थोड़ा फूल रखो, ये भाग जाता है। उसका वो बहुत रिजर्व बन जाता है, और वो किसी से बात नहीं करता, ही डजंट टॉक टू एनीवन। ना वो स्कूल में बात करता जाता, बहुत ही चुपचाप शांत सा बच्चा है। स्कूल जाता है, घर आता है, टीवी देखता है, संडे को चर्च जाता है, ये उसकी दुनिया। उसकी मदर एक नर्स है, जो सुबह हॉस्पिटल जाती है, शाम को 7 बजे आती है, आया के साथ रहता है। बट इस बंदे के साथ वो बहुत खुल चुका है। ये किसकी स्टोरी है, कोडी। ये जो फिरदौस है, ये एक आईटी इंजीनियर है, बहुत ही ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली से आती है, और जिस फैमिली से आती है वहाँ आपको हमेशा बुर्का में रहना। बहुत खूबसूरत लड़की है, और इसे लगता है कि हम इतनी खूबसूरत को लेकर मुझे बुर्के में रहना है, तो वो लड़ झगड़ के अपने गांव को छोड़ के शहर आ जाती है और जॉब करनी शुरू कर देती है। उसके अब्बा की डेथ हो चुकी है, उसकी मदर और जॉइंट फैमिली उनसे छोड़ के शहर आ जाती है, और बिल्कुल लड़ रही है कि वो अपनी आज़ादी चाहती है। उसकी बिल्कुल अलग कहानी। ये जो मतंग है, नॉर्थ इंडिया का रहने वाला। अगर आप कभी उत्तराखंड जाएंगे तो एक जगह बढ़ती है मुनस्यारी, बिल्कुल नेपाल चाइना बॉर्डर पे है ना, चाइना के बिल्कुल कैलाश मानसरोवर यात्रा की तरफ जाएंगे तो उससे मिलता है, बिल्कुल बॉर्डर पे। तो पहली बार जब क्लास 5 में था, तो उसके पापा ने कहा कि पढ़ने में बच्चा अच्छा है, इसको बोर्डिंग स्कूल में जाना। तो नैनीताल का एक बोर्डिंग स्कूल है शेरपुर, जहाँ पे अमिताभ बच्चन भी पढ़ेगा, कि वहाँ पढ़ेंगे, अच्छा स्कूल है। तो पहली बार उसने बस पकड़ी वहाँ से मुनस्यारी से, कहाँ के लिए, नैनीताल के लिए। तो बस लेके वो कहाँ पहुँच गया, शेरपुर स्कूल में। 2-3 साल बाद उसके फादर की डेथ होगी।
उसके बड़े भैया जो थे वो पढ़ाई के लिए दिल्ली पहुंच गए। उसकी जो माँ थी वो गांव में रहती थी, है ना, पहाड़ों में, दूर गाँव में मुंसैरी रहती थी। कुछ टाइम बाद भी पढ़ाई के लिए दिल्ली पहुंच गए। उसके घर के और लोग, चाचा ताए, सारे लोग जो प्लेन्स में चले गए ना, पहाड़ों से पलायन होता है। उनकी मदर वेट करती रही कि मेरे बच्चे लौटेंगे वापस, है ना, और शहरों से बच्चे कभी लौट नहीं पाते और अपने गाँव में वेट करते करते वहीं पे गुजर गए। ये इसकी कहानी। अभी जो पूरी कहानी चल रही है बेसिकली फ्लैशबैक में चल रही है। 20 साल के बाद ये जो मतंग है ये इंडिया लौट रहा है। ये इस टाइम यूएस में मिशिगन जगह पड़ती है, मिशिगन में रहता है। तो मिशिगन से ये इंडिया आ रहा है। जब उसकी फ्लाइट लैंड कर रही है उस टाइम वो रियलाइज कर रहा है 20 साल पहले के बारे में कि यार इस शहर में मैं रहता हूँ। तो जब वो होटल पहुंचता है तो उसे लगता है यार 20 साल पहले मैं रहता था, फिरदौस थी, कोडी था, यू नो, इंसान को हमेशा यादें रहती है ना। आप इस बहुत लोग हो सकते बाहर के होंगे, धर्मशाला में रह रहे हैं, मे बी आफ्टर 20 यू थिंक ऑफ कमिंग, धर्मशाला में रहते थे, एवरीवन हैज देयर मेमोरीज। तो ये सोचता है मैं एक बार जाके जरा चेक करके आता हूँ कि वो जगह कैसी है, वो लोग कैसे हैं। तो वो ढूंढता उस गली में पहुँच जाता है और उस घर पे नॉक करता है और पूछता है कि वो कोडी और उसकी मम्मी कहाँ रहती है। तो वो लेडी बताती कि वो तो जा चुकी है, कोडी तो बहुत बड़ा हो गया, तो इंजीनियर बन चुका है और वो मिडिल ईस्ट में रहता है, तो दुबई चला गया वहाँ पे इंजीनियर। बोलता कि मैं इस करके छत पे जो कमरा है वहाँ पे बात करता था, मैं एक बार जरा देख लूँ वो कमरा कैसा है। तो भी हाँ ठीक है। तो देखने जाता है। तो जब वो जाता है तो देखता है कि वो जो कमरा है वो अब एक दुकान का गोडाउन बन चुका है। तो धूल ही धूल वहाँ पे हैं और तो बहुत ही मेमोरीज के साथ आया था कि उसकी मोहब्बत की यादें, उसके यू नो पूरा जो जीवन उसे गुजारा था। जब वो देखता है तो वहाँ धूल ही धूल नज़र आती है और उसे कुछ भी दिखता नहीं। तो ही वॉज वेरी सैड कि तो कुछ भी नहीं। फाइनली वो वापस होटल आ जाता है। होटल आता है, होटल में आके थोड़ा बेचैन सा होता है, फिर वो गूगल करता है फिरदौस के बारे में। तो कुछ मिनटों के बाद यू नो ऑनलाइन दुनिया में तो आजकल बहुत इजली तो उसे फिरदौस दिख जाता है। फिरदौस जो है वो मेलबर्न पहुँच चुकी है। फिर वो सोचता है ये क्या दुनिया है, ये क्या जीवन है। शी इज़ इन मेलबर्न, ही इज़ इन मिशिगन, कोडी इज़ इन मिडिल ईस्ट और 20 साल पहले हम तीनों एक साथ थे। और वहाँ पे कहानी के एंड में जिस दिन वो तीनों एक साथ मिले थे ना, तो तीनों एक साथ मिले थे, उस दिन फिरदौस ने एक तस्वीर बनाई थी। तो वो तस्वीर उसकी आंखों के सामने, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ऐसी तस्वीर बनाई थी, वो उसकी आंखों के सामने आती है और वहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। और थीम यही आती कि हमारी लाइफ में अक्सर में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे, कुछ सालों साथ रहते हैं, कुछ चंद लम्हे के लिए, जैसे आप अभी हो एक साथ हो सकता है आप में से कुछ लोग कभी लाइफ में ना मिले। जैसे मैं सर से आई थिंक आफ्टर 20 ईयर्स के बाद मिल रहा हूँ, बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट हम मिल रहे हैं 20 साल। कई लोग हैं जिनसे हम कभी नहीं मिल पाएंगे लाइफ, ऐसा होगा। और कई कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए केवल मिलते हैं, बस में जा रहे हैं, कभी मिलता है, हाई लो करता है, कुछ बातचीत होती है, फिर लाइफ में नहीं मिल पाता। सो द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज कि हाउ द ह्यूमन बीइंग्स, हम ये जो जीवन है इसमें क्या सच है क्या झूठ है पता नहीं। तो ये रिश्ते जो है, ये जीवन है, ये पता नहीं, बहुत ही वेरी वेरी यू नो क्या कहें, मिस्टीरियस सा। ओके, तो इतनी सी कहानी कैसी लगी आप? यू हैव टू फाइंड आउट इसका नाम ये क्यों है। कोडी के नाम से पढ़ा है और मतन के नाम से एबिलिटी एंड फिरदौस के नाम से बोनस। ओह, वी कैन क्लैप फॉर दिस गर्ल। इसने तस्वीर बनाई थी, उस तस्वीर के नीचे उसने क्या लिखा था? कोमकर, which is कोडी का CO, मतन का एनवाईटी। ओके, सो दैट्स हाउ दिस स्टोरी। तो इस तरह से टोटल 7 कहानी है। ओके, सो यहाँ पे मैं भी स्टॉप करता हूँ। आई मूव टू बिट ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। लेट्स टेक सम क्वेश्चन। अगर आपको इन 2 किताबों पे या राइटिंग के ऊपर मेरी किताब कुछ भी सवाल करना है तो फील फ्री टू आस्क। और सेकंड वन शॉर्ट स्टोरी वाला, देखिए मैंने कुछ टाइम जो है आई वर्क विद द डिफरेंट स्कूल्स है, और एक मैंने ऐसी जगह बच्चों के साथ काम किया जो बहुत ही डिफिकल्ट चाइल्ड, वहाँ का बचपन, वहाँ का जो जीवन था, मैंने सोचा नहीं था वैसा हो सकता। एंड आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। बहुत बड़ा स्कूल था, मुझे प्रिंसिपल बना दिया और मैं बहुत परेशान थी कि सब क्या चल रहा है। तो 3 साल मेरे जीवन के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे खूबसूरत साल थे। तो उस दौरान मैंने बहुत पढ़ा, बहुत सोचा, तो मुझे लगा कि यार बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं सोच पाते। तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के जीवन से मुझे काफ़ी कुछ रियलाइज़ हुआ कि यार हमें बहुत कुछ पता नहीं है। तो मुझे लगा आई शुड राइट ऑन दिस। फिर लिखने से आपका थोड़ा पेन भी हल्का होता है। दैट्स व्हाई आई रोट दिस बुक। सो इमेजिनरी बुक्स मतलब आप लिखते हो इमेजिनेशन पे बेस पर है और रियलिस्टिक? मतलब राइटिंग इज अ मिक्स ऑफ
इट्स मिक्स्ड, Imagination. बिल्कुल इमेजिनेशन भी नहीं हो सकता, बिल्कुल रियल भी नहीं, आपको दोनों मिक्स करने पड़ते हैं, इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है, कई बार आप सोचते हो। राइटिंग इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट आर्ट। Sometimes it's like a vegetable. फ्राई जाना पड़ता है। Exactly. आप नमक में से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल डिफरेंट Consumers क्या चाहते हैं वो भी थोड़ा ख्याल रखना। बिल्कुल मल्टीपल। और सर मेरे को जैसे राइटिंग का शौक है, तो मुझे आपसे ये टिप्स चाहिए कि अपने जो विचार हैं, उनके अपने जो थॉट्स वगैरह कैरेक्टर्स को एंड तक हम ना व्यूअर्स को मतलब उनकी उन जो हम कहानी लिख रहे हैं उसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा रखें। जैसे होता है ना कि हाँ शुरू में कहानी पर फिर इंटरेस्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, तो एंड तक कैसे बरकरार रखें, उसकी कुछ टिप्स वगैरह। देखा आज शेयर टिप्स तो मैं ये बता सकती हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ। देखिए दो चीज़ मुझे समझ में आई। एक मुझे समझ में आया कि राइटिंग बहुत ही पेनफुल एक्सरसाइज है। वो इसलिए क्योंकि जब आप पहली बार लिखते हो और एंड में जब फाइनल लिख के आते हैं तो पहली बार जो लिखा होता है वो ना के बराबर बसता है। और राइटिंग तो स्टेप 1 मतलब सोचना भर है, उसका जो री राइटिंग होती है, जो एडिटिंग होती है, फिर काटते हो, फिर लिखते हो, फिर काटते हो, तो आप जो सोच रहे होते हो और एंड में जो बन के आता है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन सोचना जरूरी है, स्टार्टिंग तो सोचने से होती है। तो पहली चीज़ मैं मान के चलता हूँ कि मैंने पहली बार लिखा तो मैं ये नहीं सोचता कि अच्छा लिखा बुरा लिखा, मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट लिखना शुरू करना है मुझे कम से कम, है ना, क्योंकि एंड में जो निकल के आएगा पता नहीं क्या निकल के आएगा, दैट्स पॉइंट 1। दूसरा मैं ये जरूर सोचता हूँ कि लिखना क्यों, ये मैं हमेशा सोचता हूँ। और मुझे इसलिए लगता है कि मुझे हमेशा लगता है मैं इसलिए लिखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा ही लगता है कि मेरे अंदर कोई एक आवाज़ है जो मैं किसी से शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है किसी को पसंद आए, हो सकता है किसी को ना पसंद आए, बट मेरे अंदर तो है ना वो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उसे नहीं लिखूंगा तो मुझे लाइफ में हमेशा रिग्रेट रहेगा ना कि मैंने इसे लिखा नहीं ना। तो मैं जब भी लिखना शुरू करता हूँ मैं सोचता हूँ कि यार मेरे अंदर ये जो फीलिंग है, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई ना कोई तो होगा जिससे मेरा कनेक्शन बैठेगा। तो मैं बहुत सोचता नहीं कि यार रीडर इसे बोलेगा अच्छा है बुरा, मैं सोचता मेरे अंदर कुछ आवाज़ है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वैसी आवाज़ें होती जो मेरी तरह के थॉट रखते होंगे। तो शायद क्योंकि मैं भी जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है माय गॉड क्या लिखा है, बिल्कुल मैं ऐसे सोचता हूँ। बिकॉज एज ए रीडर व्हेन आई रीड डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट राइटर, अभी सर के साथ बात चल रही थी, सर कुछ रीडर्स की बात कर रहे थे, निर्मल वर्मा की। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ निर्मल वर्मा। तो सर बात कर रहे थे मुझे इतना मजा आ रहा था इनकी बात सुन के, बिकॉज आई नो दैट राइटर। तो मैं जब लिखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरे अंदर एक आवाज़ है, मैं उस आवाज़ को लिखना चाहता हूँ, इन जगह किसी और ने क्या लिखा वो नहीं। तो मैं जो फील कर रहा हूँ क्या मैं उसको बारीकी से लिख पाऊँ। तो वो आपके अंदर जो आवाज़ है जो आप बारीकी से फील कर पाओ, उसको लिख पाना मुश्किल काम होता है। क्यों? हमारे अंदर बहुत सारी और आवाज़ें होती हैं ना, लोगों ने कुछ कहा तू नहीं लिख पाएगी, तेरी इसमें बात नहीं है, तू लिखेगी। सो ऐसी बहुत सारी आवाज़ें होती हैं जो मैं डराती हूँ। तो उन सब आवाज़ों के बीच में आपकी जो आवाज़ है उसको मेंटेन करना मुश्किल काम होता है। तो उसके साथ ये नहीं सोचना कि सही है गलत है, सही गलत कुछ भी होता नहीं, एटलीस्ट लिखते जाना, फिर उसे रिफाइन करना। और अगर किस्मत अच्छी तो कुछ ऐसे लोग मिल जाए जिनको आप दिखा पाओ क्या इसमें कोई और पक्ष नजर आ रहा है ना, हेल्प मिल जाए। अदरवाइज स्टार्ट विद द राइटिंग एंड देन स्टार्ट थिंकिंग कि क्या मेरी ओरिजिनलिटी आ रही है, मैं जो फील करती हूँ क्या वो आ रही है, विदाउट थिंकिंग कि अच्छा बुरा तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है। तो जब आप उसे लिखते हो फिर आपको रियलाइज होता है हाँ मैं फील कर पा रही हूँ, है ना। और मैं कह रहा हूँ कि जब आप पहली बार लिखते हो जो एंड में बन के आता है, आप जैसे कहानी जो है मैंने जब लिखी तो मैंने बहुत पहले लिख दी थी। इसका टाइटल जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि मैंने शुरू से सोचा था कि इसका टाइटल मैं कोमोडोज ही लिखूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कहानी लिखती अब समझ ही नहीं रहा कि इसको कैसे मैच करूँ कोमोडोज के साथ, क्योंकि कोमोडोज का मतलब तो पर्सन इन कोमा होता है। तो बहुत परेशान 3-4 महीने रहा कि यार कैसे होगा। तो यार मुझे कहानी को क्या करना था, कहानी को बदलना पड़ेगा। तो मुझे याद है मैं गुवाहाटी से फ्लाइट में जा रहा था, गुवाहाटी से बेंगलोर को, लंबी फ्लाइट है 3.5 घंटे की। और किस्मत से उस दिन अच्छी किस्मत ये रही कि मेरा उस दिन नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा था, और एक किताब ली थी पतली सी, वो जल्दी खत्म हो गई। तो मैंने कहा क्या करूँ, तो मैंने कहा आज वो टाइटल मैच करूँ, या तो कहानी बदल दी जाएगी या फिर टाइटल बदल दिया जाएगा। मैं बहुत सोचता रहा, पूरा फील करता रहा कि वो फिरदौस कैसी होगी, वो लड़का कैसे होगा, वो मतन कैसा होगा। और फिर एंड आते आते मुझे लगा कि किरदारों में कुछ तो कनेक्शन होगा। एंड देन मैं वो तस्वीर के बारे में सोचता रहा कि उसने बनाया क्या होता। तो तस्वीर बनाते बनाते मुझे रियलाइज हुआ कि तस्वीर का नाम भी तो दिया होगा। सो यू हैव टू गो विद व्हाट यू फील। मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स हाउ आई राइट। एक और सवाल, देन वी कैन मूव टू बिट ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। कुछ भी पूछ सकते हैं आप। Can I ask related to public speaking? Yeah, one and one. Two. हाँ. Can I ask related to public speaking? Yeah, please. सर जैसे हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो हमारे अंदर एक नर्वसनेस भी होती है,
हम दिखाते नहीं है, लेकिन ऐसे उसमें क्या होता है कि हम अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, और फिर वहाँ से हमारी नर्वसनेस और बढ़ जाती है। उस टाइम हम उस चीज़ को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं उस सिचुएशन को? मुझे तो 2-3 चीज़ें मदद करती। एक तो मैं हमेशा तैयारी करता हूँ। अब तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट आई हूँ क्योंकि मैंने बहुत जगह घूमा हूँ, जगह जगह इस बड़े बड़े गैदरिंग को एड्रेस किया है। बट इनिशियली से अभी तक मैं जो करता हूँ हमेशा मदद करता हूँ कि व्हेनेवर आई वांट टू टॉक आई ऑलवेज प्रिपेयर कि ये 2-3 पॉइंट जिस पे बोलना, जैसे आगे बात करूँगा तो इस पे बोलूँगा, बुक्स पे रिलेटिंग। तो आप क्योंकि हमेशा आप भूल जाओगे, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आगे जाके आप भूल ही जाते हो। तो हमेशा आपको, आप जितने भी अच्छे स्पीकर क्यों ना हो, हमेशा यू शुड ऑलवेज रिवाइज योर नोट्स कि मुझे बोलना क्या है ना, क्योंकि बिना नोट्स के अगर आप बोलोगे तो आप बह जाते हो। सो हमेशा प्रिपेयर करके रिवाइज कर देना कि मेरे को ये 2 पॉइंट्स पे ही स्टिक करना है। दैट्स वन टिप टू हेल्प यू योर माइंड टू फोकस। बट सोचते क्या बोले बोलने को अगर बहुत कुछ बोले जाते नहीं, ये 2 पे स्टिक करना। दैट्स वन ऑफ द टिप आई यूज। सेकंड, जो मुझे शायद टू बी ऑनेस्ट मेरे अंदर जो एक फियर निकला वो क्वेश्चनिंग से निकला। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था मैं बहुत सवाल करता था, बहुत सारे। सो सवाल करता था तो आप सोचिए 50 की भीड़ में, आप तो बिल्कुल नए जनरेशन के बहुत स्मार्ट बच्चे, हम लोग पुराने दौर के बच्चे। उस दौर में स्मार्टफोन कुछ भी नहीं होता था, मैं कुछ भी नहीं पता नहीं था। बट आई रिमेंबर मेरे को याद है मैं फर्स्ट ईयर जब BSc फर्स्ट ईयर में सवाल पूछा, सारे बच्चे पीछे मुड़ के देख रहे थे कि ये कौन है बंदा। राइबोसोम्स करके कुछ होता था बायोलॉजी में, राइबोसोम्स। आई आस्क्ड द टीचर कि सर ये राइबोसोम क्या है, कुछ बताइए। ऑल वर लाइक कौन बंदा है। एंड टीचर वाज वेरी इंप्रेस्ड, बहुत अच्छे टीचर थे, वेरी सीरियस टीचर। ही वाज इंप्रेस्ड बिकॉज़ पहली बार शायद उनसे किसी ने सवाल पूछा होगा। एंड मैंने इसके सवाल मुझे वाकई में समझ में नहीं आ रहा। मैंने पूछा और सर ने मुझे क्लास में बुलाया, बोले बेटा आप कहाँ से आए। बात मुझे बड़ा अच्छा लगा। देन आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस और 15-20 दिन के बाद क्या कि लोगों ने मुझ पे कमेंट पास करने लगे कि ये है वो सवाल पूछता है। दूसरा फायदा क्या हुआ, कुछ को पढ़ने में बहुत अच्छा है, कुछ को ये पढ़ने में बहुत अच्छा है। एंड दैट्स हाउ माय फियर ऑफ टॉकिंग केम आउट। तो मुझे सवाल पूछने में, बात करने का डर निकल आया। सो दैट्स सेकंड थिंग, आप सवाल जितना पूछोगे, जितना सवाल पूछोगे आप। तीसरी मुझे मुझे लगता है एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हमेशा सोचना चाहिए हमारे अंदर डर क्या होता है। डर होता है कि हम सोचते हैं लोग क्या बोलेंगे, कि सामने आएंगे लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, है ना। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट मी कि मेरे को हमेशा लगता है कि हर इंसान की अलग कहानी होती है। आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद एनीवन, कभी किसी से कंपेयर नहीं करता। हर इंसान की अलग कहानी है। तो जब मैं किसी से कंपेयर ही नहीं करना है तो जो मेरे बारे में सोच रहा है वो वैसे सोच रहा है। तो अगर मैं सामने से कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैंने बहुत अच्छा बोला तो भी कुछ लोग होंगे जो मुझसे ईर्ष्या करेंगे कि ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है, और कुछ होंगे अच्छा बोल रहा है। अगर मैं बहुत बेकार बोलूंगा तो भी कुछ लोग होंगे जो मेरे साथ दुख महसूस करेंगे, यार इसका बोलना थोड़ा खराब चला गया, और कुछ बड़े खुश होंगे। सो देयर इज ऑलवेज पीपल हु विल बी लाइक गुड एंड बैड फॉर यू। सो आपको इस माइंड से बाहर निकालना है, खुद को बार बार ये कहना है कि दिस इज योर स्टोरी, दिस इज योर लाइफ। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट द पीपल आर सेइंग। आप आगे क्या बोल रहे हैं, आपका थॉट है, आपको जैसे बोल रहे पीपल विल ऑलवेज से। बट क्या आप जो कहना चाहते हो, क्या उस पर फोकस करके, उस पर करेज लाके कर सकते हो। तो आप जब पहली बार जाओगे थोड़ा नर्वस फील होगा, आहिस्ता आहिस्ता बार बार कोशिश करोगे, स्लोली आपको नजर आता है कि आप लोग इतने बुरे होते नहीं जितना हम सोचते हैं, है ना। सो स्लोली फिर वो इट कम्स टू, है ना। तो नॉर्मली अपने पर भी भरोसा करना, बार बार खुद को कहना कि आई एम नॉट कंपेयरिंग विद एनीवन, आई एम नॉट कंपीटिंग विद एनीवन। मेरी अपनी स्टोरी है, मुझे अपनी स्टोरी चेंज करनी है ना। एंड तैयारी कैसे करनी है, प्रॉपर पॉइंट्स के साथ। और इसके अलावा कुछ स्किल्स भी होते हैं, आवाज़ को कैसे बेटर बनाया जाता है, टोन होती है, वो डिफरेंट, दैट्स अ स्किल पार्ट। स्किल फिर भी प्रैक्टिस की जा सकती है ना। तो वैसे कुछ चीज़ें होती हैं। देयर इज अ चैप्टर ऑन दिस बुक, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टेक दिस। So you told us in one of your previous conversations that you dedicated your book to one of your two students, right? And why you dedicated to them? So here are two things. One is, one of the students, she was very close to me. She was into reading and writing. She used to write poetry. I used to write poetry, so we were like, she will come to me and ask me, "Sir, have you written something? Please share." I used to ask her, "Have you written something? Please share." So we were very close because of our writing, interest. And when I was leaving that school, this girl told me, "Sir, please don't go, because I won't get someone with whom I can share my life." I said, "No, beta, it's okay. Life is बहुत बड़ी है." And after a few months, she died. And then I realized that sometimes for people,
You need such people who can share. So that's one of the reasons why I dedicated this girl. Last one is Ekta. The plot of Ekta is based out of Himachal. It's based of Shimla and Solan, rest in different parts. South की है, कुछ UP की है. That's one of the reasons. You know, as a human being, you have that emotional connect. So I still feel, you know, very strongly connected with those people. You know? Yeah, that's one of the reasons. Okay. So I'll move to the second part of reading and writing. You know, because as a student, maybe it will help you. I'll be very brief. देखिए मुझे क्यों लगता है कि पढ़ना क्यों जरूरी है, और मैं बिल्कुल वो पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ जो एग्जाम के लिए पढ़ना होता है ना. वो तो मुझे लगता है एग्जाम लिखते फिर भूल जाता हूँ. मुझे तो आज भी याद नहीं मैंने जो कुछ पढ़ाई की उसमें क्या लिखा, बिल्कुल याद नहीं. लेकिन अलग से जो पढ़ा और कितना यूजफुल है. कितना यूजफुल भी बिल्कुल. मतलब इस सर से मेरी आधे घंटे बाद हुई, इतना मजा आया मुझे. आई वाज टेलिंग कि बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं. वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज व्हेन यू आर इनटू रीडिंग यू रियलाइज दैट. मुझे लगता है दो रीजन बहुत सारे रीजन होंगे. दो रीजन मैं बताना चाहता हूँ क्यों जरूरी है पढ़ने के लिए. अदर देन योर एग्जाम बुक्स एंड ऑल, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं किताबों की बात कर रहा हूँ. पहला रीजन है, देखिए आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है. आप जितनी बड़ी वीडियोस देखिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, बट यू कैन नॉट थिंक. अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ फॉलो ना करें, आप अपने आइडियाज भी लाएं और सोचें, सवाल करें. विदाउट रीडिंग यू कांट डू दैट. बिकॉज व्हेन यू रीड यू रियलाइज कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट. तो आपको रियलाइज होता है कि दुनिया बहुत बड़ी दुनिया, कितना कुछ है इसमें, आप एनालाइज कर पाते हैं. इसलिए मुझे लगता है रीडिंग बहुत जरूरी है. एंड अनफॉर्चुनेटली हम सारे जानते हैं रीडिंग से दूर पा रहे हैं. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, रीडिंग हमें ना बहुत ही सेंसिटिव और पेशेंट बनाता है. आप किताब खोल के देखिए, आपको घुटन होने लगे होती है, बेचैनी होती है, बोर हो जाते हैं. वो एक्चुअली हमारी बॉडी को तैयार कर रहा होता है. क्या थोड़ा सब्र सिखा रहा होता है, थोड़ा सेंसिटिव बना रहा होता है. तो आई एम नॉट सेइंग कि यू शुडंट गो टू यूट्यूब एंड ऑल, दैट्स इंपॉर्टेंट नाउअडेज. बट अगर आप साथ में किताब भी उठाते हो तो आपके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या आएगा, सब्र आएगा. और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सब्र आएगा आप और लोगों के प्रति क्या हो जाते हो, सेंसिटिव हो जाते हो. आई एम ए वेरी सेंसिटिव पर्सन. तो मुझे तो बहुत दिक्कत होती है सोसाइटी में. आई ट्रेवल अ लॉट, तो मुझे बहुत परेशानी होती है. पहले बहुत परेशान होता था, लोग कैसे हैं, बिल्कुल इंसेंसिटिव लोग हैं. अब समझ में आता है कि दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज. सो आई बिकम मोर टॉलरेंट टू द अदर पीपल. है ना, मैं पार्किंग टेढ़ी लगाता, मुझे लगती है कि ऐसी क्यों लगा दी गई होगी यहाँ पे, फीमेल के वॉशरूम ही नहीं है, कि कैसी दुनिया है फीमेल के वॉशरूम से नहीं. तो बहुत छोटे छोटे मसले मुझे परेशान करते हैं. तो रीडिंग हैज हेल्प मी अ लॉट बिकॉज व्हेन आई रीड आई रियलाइज ओ माय गॉड दैट्स हाउ द वर्ल्ड हैज बीन. तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट लगती है. अगर आप सेंसिटिव व्यक्ति हो, अगर आप संवेदनशील हो, इमोशनल हो, आपको रीडिंग बहुत मदद करेगी. दैट्स वन ऑफ द रीजन. सेकंड, इट मेक्स यू क्वेश्चन. सेम मुझे लगता है क्यों लिखना चाहिए, अगेन नॉट फॉर द राइटिंग पेपर्स एंड ऑल, अपनी डायरी, अपना खुद का लिखना क्यों लिखना चाहिए. एक तो मुझे लगता है कि हम सारे लोग ना, हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो होता है जो हम कहना चाहते हैं, एंड वी कांट शेयर विद एवरीवन. चाहे वो हमारे घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, चाहे कल को शादी हो जाएगी, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या मोहब्बत जिनसे प्यार करते हैं, वी स्टिल कांट शेयर सम थिंग्स. कुछ तो होता है ना अपने अंदर में. आज के दौर में वो खत्म हो रहा है इससे. अगर आप चाहते हो वो बचा रहे तो आपको कहीं तो लिख के रखना पड़ेगा, वरना आप कैसे इंसान बचोगे. आप भी तो मशीन ही बन जाओ हर टाइम. तो अपने अंदर को बचा के रखने के लिए भी इफ यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग इट हेल्प्स. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम ज़्यादा टाइम आप देखेंगे हम राइटिंग करते नहीं, हम कॉपिंग करते रहते हैं. स्कूल में क्या सिखाया, कॉपी करना. बोर्ड से उतार दिया, क्या होता है, कॉपी. वो राइटिंग तो नहीं होता है. याद करके लिख दिया, वो राइटिंग तो नहीं होता. वो राइटिंग होता है, इट्स कॉपिंग. सो स्कूल्स कॉलेजेस दे टीच अस कॉपिंग. बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक्चुअली राइटिंग का पता होता है. तो एक व्यक्ति के तौर पे इफ यू गेट इनटू राइटिंग, कुछ लिखते रहते हैं, तो आप एक्चुअली एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे जो है ना, सोचने वाले व्यक्ति बनते हैं. और आज के दौर में सोचने वाले लोग बहुत ही कम हैं. तो मुझे लगता है कि रीडिंग राइटिंग के बहुत सारे अनगिनत फायदे, बट ये दो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं. और टिप्स में एक टिप देता हूँ जो काफ़ी मदद करते हैं यंगस्टर्स को. जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, है ना, भले आप छोटा भी पढ़ें, माई रिक्वेस्ट इज प्लीज टॉक अबाउट. आपने किताब का एक पेज भी पढ़ा, आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिससे आप उस पर बात कर पाए. आपने 2 पेज पढ़े, है ना, जैसे हमने आज बहुत सारी किताब बाहर रखी आपके लिए. हम चाहते हैं कि बच्चे बुक्स देखें, है ना. आई वॉन्ट यू टू परचेज ऑल्सो, नॉट बिकॉज ऑफ सम मैंडेटरी थिंग, बट बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव अ पीपल हु कैन रीड. आपने अगर 2 पेज ही पढ़े, आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट दैट. होता क्या कि जब आप इस दिन की एक्सरसाइज करते हैं कि कोई किताब उठाते हैं, 1 पेज ही पढ़ते, 2 पेज ही पढ़ते, तो क्या होता है, आपका ब्रेन क्या करता है, आपको ट्रेन करता है पढ़ने के प्रति. तो जो लगता है मुझे पढ़ने की आदत नहीं, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो मन की ट्रेनिंग होती है. तो आपने 2 पेज पढ़े, टॉक अबाउट समथिंग. दूसरा,
व्हेन यू रीड समथिंग राइट इट डाउन कि मैंने ये किताब, इस किताब का ये पेज पढ़ा। तो अगर आप ये रीडिंग एंड शेयरिंग, राइटिंग एंड शेयरिंग इस एक्सरसाइज को करना शुरू करते हो तो आप देखना स्लोली क्या होता है, इंटरेस्ट जगता है। क्या जगता है? इंटरेस्ट जगता है। ये मैंने काफी किया है ना, जो इंटरेस्ट होता है वो, जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लोग जो हम ब्लेम करते हैं कि यंगस्टर्स में बिल्कुल पढ़ने में रुचि नहीं। आई ब्लेम द पेरेंट्स। घर में कौन सी पेरेंट्स पढ़ते हैं? बच्चे के मोबाइल में हाथ आ गया तो ब्लेम करते हैं। आई टेल कि पेरेंट्स जब तक किताब नहीं लगेंगे, जब तक टीचर किताब नहीं लेंगे, मतलब आई वाज वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज़ आज बहुत टाइम बाद कोई व्यक्ति मेरा जिससे बात कर रहा है। यू आर टॉकिंग अबाउट द पीपल जिनके लिटरली बात करने को लोग ही नहीं मिलते ना। किससे बात करेंगे? काफका की बताओ, पीपल से काफका कौन है? So at least if you really want to get into reading writing, read little, talk about it. Read little, write about it. Write little, talk about it. तो फिर थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस और आएगा, और आप सारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं सारे। So I mean it's a must. सर आप ना लाइक रीडर, गुड रीडर, मुझे लाइक देखना पसंद है, ठीक है, वीडियो वगैरह में सुनना पसंद है, लेकिन जो रीडिंग मैं चाहती हूँ मैं रीड करूँ, पर मैं उतनी अच्छी रीडर हूँ नहीं, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो कैसे अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं आप रीडिंग? That's a good question because it's for everyone. देखिए डिफरेंट तरह के रीडर्स होते हैं, है ना। आपने कभी सुना होगा रीडिंग के स्टाइल्स होते हैं। There's something called extensive reading, something called intensive reading, something called skimming, scanning. So there are different kinds of reading styles जिससे हम इवॉल्व होते हैं। तो आपको अपना स्टाइल पता करना चाहिए, आप किस उनके स्टाइल के। जब आपको मालूम पड़ेगा अच्छा मैं इंटेंसिव रीडर नहीं हूँ। इंटेंसिव रीडर कौन होता है? जो पढ़ता है साथ में नोट्स बनाता है, पेन लाइन लगा के जो है पढ़ता है। अगर आप इंटेंसिव रीडर नहीं हो तो इट्स ओके ना, यू कैन बी समवन गुड इन स्कैनिंग। मसला क्या है? मसला कि आपको इंटरेस्ट पैदा करना, आपकी दोस्ती होनी चाहिए। आप जब किताबों पर बात करो, किताबों की बात हो, आपको मजा है ना। तो वन ऑफ द वेज इज टू फाइंड व्हाट काइंड ऑफ रीडर यू आर। जब आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं किस तरह का रीडर हूँ, तो फिर आपका रीडिंग स्किल का होगा बेटर होगा। एवरीवन इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग, राइट। तो आपको पता करना चाहिए आप किस तरह की रीडिंग टाइप की। दैट्स वन। सेकंड, जॉनर पता करना चाहिए, कौन सी जॉनर के रीडिंग। मतलब वो इतनी अच्छी है कि सबको एक बार तो ट्राई करनी चाहिए। देयर आर डिफरेंट जॉनर्स, मोटिवेट करेंगे। देखो डिफरेंट जॉनर्स की डिफरेंट बुक्स हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में 2-3 किताबें बताता हूँ जो मैं यंग था आपकी उम्र में, तो मैं कौन सी किताब को अपना कुरान, अपना बाइबल मानता था। किताब का नाम है फाउंटेन हेड। जिनको मोहब्बत और प्यार, मोहब्बत, उदासी, रोमांस या दर्द या मेलनकली पसंद है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर। इस 7 कहानियों में एक कहानी में उनका जिक्र आएगा। उस राइटर का नाम है उरहान पामुक, है ना, टर्किश राइटर। उनकी जो किताब है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम है द म्यूजियम ऑफ इनोसेंस। और सेल्फ हेल्प तो बहुत दुनिया भर के यूट्यूब में मिल जाते हैं। देन देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आई वाज इन बॉम्बे फॉर सम टाइम। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है शांताराम। एनीथिंग एल्स? So for army and wars, is there any book you will suggest? फॉर War and everything, World War and everything. वर्ल्ड वॉर, या I would recommend you better you watch some of the best cinemas. मैं आपको सिनेमा का नाम बताता हूँ. It's a brilliant cinema. There's a cinema called The Boy with the Street Pajamas. So आपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात की है ना, तो at your time which kind of sports attracts you और आप खेलते थे, तो कौन सा स्पोर्ट्स? लेकिन एक अच्छी चीज़ मैंने देखी, बहुत सारे अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे। कई लोग ना बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आपको लगता है आपसे ज़्यादा अच्छे लोग। When they try to help you, तो रियलाइज होगा कि दुनिया इतनी बुरी है नहीं जितना हम सोचते हैं। लेकिन बुरे लोगों के बीच में भी कुछ लोग होते हैं जो चुपचाप शांत होते हैं, मिलते नहीं कई बार। So I was very happy, I was very lucky that I met some of the good people. I'm very happy that I have met you and interacted with you. और सर से मिलकर आज इतना मजा आया भाई। So I hope that I haven't bored you much. मैंने ज़्यादा बोर नहीं किया होगा। So मेरी तरफ से तो सर इतना ही। Thank you so much. श्रेया को बुलाना चाहूँगा मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए। मैं डी नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, so as a punishment. यहाँ से बोलो, तभी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तुम्हें ऐसा थोड़ी मिलेगी। Okay, so first of all sir, thank you very much, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे जो बुक्स नहीं पढ़ते और बहुत कुछ पढ़ती है, बहुत
सर ऐसे भी है जो पढ़ते भी हैं, मतलब मुझे भी जब आपने बताया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगी कि हाँ ये बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी मतलब बैड बुक्स तो नहीं बोल सकते कि होती है, लेकिन गुड बुक्स तो बहुत सारी है। सर ये बहुत पता लगा, और आपका जो एक्सपीरियंस है कि आपने इतनी सारी न्यूज़ एजेंसीज में भी काम किया है, आपने शेयर भी किया हमसे, सर वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू। और मुझे भी अच्छा लगा कि आप सभी रिसेंटली सभी ने सुना। क्वेश्चन कम पूछे ये अलग बात है, ये नाराजगी रहेगी। आप कहीं भी जाइए, मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए जो एक्सपर्ट है और उनके पास इतना एक्सपीरियंस, मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना एक्सपीरियंस है डिफरेंट फील्ड्स में विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मतलब जो एक डीप वो है। मैं भी लिटरेचर पढ़ता हूँ, मैं भी अपने आप को कुछ समझता हूँ। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि लिटरेचर में जब शायद मैं 5th-6th में पढ़ता तब स्टार्ट किया था लिटरेचर पढ़ना, और फिल्मी म्यूजिक स्टार्ट किया, गज़ल सुना, क्लासिकल में आ गया। अब तो फ्लूट है तो फ्लूट ही चलेगी, कोई 4-5 घंटे कभी नींद पड़ेगी। तो मैं खुद किताबें पढ़ता था, तो उसका यूज़फुल मुझे लगा नहीं कभी हुआ, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट था उसी तरह का था। बहुत कम किताबें पढ़ते थे, जब उनसे बात करता था तो वो डिमोरलाइज करने की कोशिश करते, लेकिन मुझे पता है कि इसका फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं। राव सर, पेपर राव सर का आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमें पता है। उन्होंने तो सही मायने में टीचर रहे हैं, और उन्होंने इतने लोगों को इस्टेब्लिश किया, शायद आपको बहुत हेल्प किया होगा। उन्होंने मैरिज नहीं की कभी, और अभी भी उनकी जो हमारा व्हाट्सएप पेज है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो चाहे DC SD में हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सारे लोग हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तो उनसे एक बार जब मिलना, मतलब ऐसा मिलना होता है, लेकिन वैसा मिलना नहीं होता। लेकिन जब एक दिन हमारी इंटरेक्शन हुई और इन चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई, तो रियली उन्होंने अप्रिशिएट किया पढ़ने को। जब मैंने उनको बताया कि ये डेनिस मैकवेल का, मार्स मैकलुहान का क्या रहा है, ये आदमी क्या था, ऐसा क्या था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मुझे लगा कि जो पढ़ते हैं उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। और अपनी लाइफ में अगर मैं यहाँ हूँ तो शायद वो लिटरेचर की वजह से ही है। मैं उतनी ज़्यादा काबिलियत नहीं थी, मैं मानता हूँ, लेकिन लिटरेचर ने बहुत सारा दिया। चाहे लाइफ है, चाहे एक आउटलुक दिया, एक पर्सपेक्टिव दिया, एक फ़िलासफ़ी दी, जो आज मेरे जो बहुत सारे फियर्स थे वो सारे जो है वो उनका जो डर था वो निकल गए मन से, और अलग तरह का एक जीवन मिला। तो मैं खुश हूँ कि जो मैं हूँ वो ठीक ही हूँ। और सबसे बढ़िया कि अच्छा लगता है किस तरह के लोग आते हैं। ऐसा भी नहीं कि मेरी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं या मेरे विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो डीपली सोचते हैं कहीं ना कहीं, जिन्होंने अपने आप को जीवन जिया होता है। और आपके पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस, मुझे नहीं पता कि आपका भी इंटरेस्ट आया हो, बहुत अच्छा लगा होगा, बट मेरे लिए तो एक ही बात होगी, ये दिल मांगे वो।